नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों का समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि फेसबुक द्वारा सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द भंग किया जा रहा है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सोनिया ने कहा कि भावनात्मक सूचना के माध्यम से युवा और बूढ़े लोगों के दिमाग में नफरत भरे जा रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रॉक्सी विज्ञापन कंपनियां इससे अवगत है और इससे मुनाफा कमा रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि फेसबुक ने सत्तारूढ़ दलों से मिलकर अन्य पार्टियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई का निधन हो गया। पूर्व विधायक के भाई व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह वर्मा पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व सीएम ने कहा है कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स पर मूवी बन सकती है, उस प्रकार से लखीमपुर में भी जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी तंग आ चुका है। ज्यादातर लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अब पेट्रोल से भी सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन मिलेंगे। उन्होंने कार निर्माता कंपनियों से बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर सब्सिडी की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर छूट का ऐलान करने वाली है। रामपुर बरेली स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन के लिए भाजपा से पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बरेली से भी 4 नेताओं के नाम पैनल में भेजे गए हैं। हालांकि देर रात तक पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं सपा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मकसूद अहमद मुन्ना को उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब रामपुर बरेली सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है। 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बिहार में विधान पार्षद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राजद के एमएलसी प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे थे। सोमवार की रात्रि विश्राम मेडिकल कॉलेज में किया। मंगलवार की सुबह प्रेस वार्ता की। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच जो कुछ विधानसभा में हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में क्षेत्रीय दलों को ही ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब यूपी एमएलसी चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। अब तक भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव नतीजों को देखते हुए भाजपा एमएलसी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसे लेकर संगठन के जिम्मेदारों की बैठक बुधवार को बुलाई गई। यह बैठक गंगपार के पदाधिकारियों की जिला कार्यालय अंदावा झोंसी में होगी। इसमें विमर्श भी होगा। और जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जिला कार्यालय अंदावा झोंसी में होने वाली बैठक में जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मणा आचार्य सहित शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। एक और भाजपा नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा है कि 304 सीट पर जीतने वाली सपा पीछे हो गई और 99 सीट पर जीतने वाली भाजपा आगे हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है, लेकिन ईवीएम से जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस या फिर बीजेपी यहाँ पे दोनों का साफ नहीं हो सका। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दिया है ईवीएम में घोटाला करके। बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बीजापुर जिले में बड़ा झटका लगा है। जिले के 58 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के सामने कई इन सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। भाजपा में शामिल होने वालों में भैरमगढ़ नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रायडू भी शामिल है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी इन दिनों बस्तर प्रवास पर है। उन्हें जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी।
देश दुनिया में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के 21वें दिन भी और से जारी भारी गोलीबारी होती रही। इसके अलावा पंजाब के नए निजाम भगवंत मान ने सूबे की कमान संभाल ली। ऐसे ही देश दुनिया, जी हां, आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस दुनिया के तमाम हिस्सों में दम तोड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन इस राहत के बीच कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है। चीन में इस सब वेरिएंट BA.2 ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ मंगलवार को 24 घंटे में 5280 नए मामले सामने आए इसमें, और यहाँ पे बता दें कि 3507 घरेलू केस हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को G23 नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद भी G23 समूह के नेता बार बार बैठकें कर रही है। उनका मकसद पार्टी को तोड़ने का लगता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कांग्रेस में कोई भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कमजोर नहीं कर सकता। पार्टी के सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को हुई वोटों की गिनती के एक दिन पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के पहले सरकारी वाहनों की जांच के लिए पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के एक काउंटिंग सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी का आरोप लगाया था। यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ईवीएम की पूरे समय चौकसी करने को कहा था। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन इसे लेकर चर्चाएं कम नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे का असर 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का मानना है कि हिजाब मामले का बहुत कम या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वे अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सके। डिप्टी सीएम हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बोल रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त से 5 सितंबर तक खरीफ फसलों की तथा 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रबी फसलों के सामान्य गिरदावरी करवाई जाती है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कथित अपमान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग के कारण बुधवार सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर उसे दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बहरहाल सिन्हा ने काले अध्याय को भूलने और आगे बढ़ने की अपील की है। विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ देर रात चली बैठक के बाद बुधवार के तौर पर देखा गया है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष से नाराज दिखे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। अगर इस तारीख तक किसानों ने अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू नहीं कराया तो उसके बाद उन्हें लंबित ऋण की राशि पर ब्याज चुकाना होगा। अब इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। दरअसल कमलनाथ ने जिला सहकारी समितियों के माध्यम से किसान के क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण और ऋण अदायगी की तारीख को पिछले साल के अनुसार बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कई नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने इस जीत के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं हो सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास कुल विधायकों का आधा भी नहीं है। देश भर में विपक्षी दलों के एक साथ ज्यादा विधायक है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे समर्थन के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको यह नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर की गई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ट्रैक किसका है, रेलवे किसका है। एकदम स्पष्ट है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि इंटरमीडिएट रिजल्ट घोषित करने के मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। बिहार
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चली थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।